कहानी की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि एक आदमी जंगल से बाहर निकलने के लिए अपनी जान लगा देता है। वो भागे जा रहा था, लेकिन जंगल इतना घना था कि बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो इंसान सूरज को ढलने से पहले वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में उसको एक फेरी के स्केलेटन पे लिखा हुआ मिला, नो रिटर्न वे, मतलब यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अंधेरा होते ही सारे परिंदे उड़कर वहां से भाग जाते हैं और वहां छुपने के लिए उसे कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। इसके लिए वो एक पेड़ पर ऊपर चढ़ता है और वहां से बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है। उसके बेहोश होने से पहले उसे कोई खींच रहा था। अब वो कौन खींच रहा था उसको नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसकी दर्द से चीखें सुनाई देती है। आगे 6 दिन बाद मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो अपनी बहन के साथ एक शहर में रहती थी, जहाँ पर वो एक स्टोर में काम करती है। वहाँ उसके बॉस ने उसको एक पैरेट दिया होता है ख्याल रखने के लिए। वो उस पैरेट को अपने साथ घर पर लेकर जाती है। वो पैरेट रात भर उसके साथ ही रहा। अगली सुबह वो लंबी ड्राइव करके स्टोर पर निकल गई, लेकिन पहुंचने से पहले ही उसको दूसरा रास्ता लेना पड़ता है, जो कि एक जंगल का रास्ता होता है। ये वही जंगल था जहाँ पर हम एक आदमी को गायब होता हुआ देख चुके थे। दरअसल उसने ये रास्ता शॉर्टकट के लिए लिया था, लेकिन जब उसे समझ में नहीं आता कि ये रास्ता कहाँ पहुंच रहा है तो वो गाड़ी से नीचे उतर जाती है। थोड़ी देर में अंधेरा गहरा होते चला जाता है और पहले की तरह परिंदे उड़कर वहां से चले जाते हैं। तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगी। अब उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। तभी उसे लगता है कि कोई है और अचानक उसको एक बूढ़ी औरत भागते हुए नजर आती है। तभी मीना उस औरत से मदद मांगती है, लेकिन वो औरत नहीं रुकती है, वो भागते ही रहती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक गई तो वो औरत वहां पर रुक जाती है और अगले ही पल वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि अगर जिंदा बचना चाहती हो तो तेजी से हमारी तरफ भागते हुए आ जाओ। अब मीना भागते हुए उस बूढ़ी औरत की तरफ चली जाती है। तभी वो औरत उसका हाथ पकड़कर उसको घर के अंदर खींच लेती है और दरवाजा अंदर से जोर से बंद कर लेती है। मीना देखती है कि ये कोई घर नहीं है, ये बहुत ही अजीब सा एक कमरा था। मीना देखती है कि उस औरत के साथ और बाकी लोग भी है। तभी वो घबरा जाती है और वो पूछती है कि ये लोग कौन है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरर होता है। उसे बिना जवाब दिए उसको उस मिरर के सामने खड़ा होने को वो लोग कहते हैं, क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। तभी मीना पूछती है कि हमें कौन देखने आने वाला है। तभी वो बूढ़ी औरत मेडेलाइन उन्हें कहती है कि हमें वॉचर्स देखने आने वाले हैं। तभी वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ उनको सुनाई देने लगी। देखते ही देखते वो आवाज़ें बढ़ने लगी। वो बूढ़ी औरत मेडेलाइन उन्हें कहती है कि तुम्हारे आने से वॉचर्स खुश है, वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं खुश होकर। मीना अब बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। अब मेडेलाइन जिन्हें वॉचर्स कह रही थी उन्हें किसी ने नहीं देखा था, ना ही मूवी में अभी तक उनको दिखाया गया था। अब पूरी रात गुजर चुकी है। सुबह होने पर ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत मेडेलाइन कहती है कि वो वॉचर्स सिर्फ रात को आते हैं, हम जंगल में दिन के वक्त आराम से घूम फिर सकते हैं। मीना को उस जंगल में नहीं रहना था। वो वहां से निकलकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन मेडेलाइन उसे आगाह करती है कि यहाँ से निकलने का तुम्हारा ये फैसला अच्छा फैसला नहीं है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और रात होने से पहले हमें इस घर में वापस अंदर जाना पड़ता है। अगर तुम कहीं लेट हो जाओगी तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब मीना किसी की बात नहीं सुनती है। वो अपने पैरेट को लेकर वहां से आगे बढ़ते रहती है। आगे बढ़ने पर मीना को भी वही साइन नजर आता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब वो इसे देखकर घबरा तो गई थी, लेकिन पहले वाले लड़के की तरह ही वो सूरज को देखते हुए सूरज की डायरेक्शन में भागने लगती है, लेकिन वो जंगल से बाहर निकलने में कामयाब नहीं होती है। तभी उसको जमीन के नीचे एक हलचल महसूस होती है और वो बुरी तरह से डर जाती है। यहाँ मेडेलाइन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की हो, हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ लेकर आता है और फिर अजीब अजीब चीजें इंसानों को दिखाता है और ऐसे में तुम पागल भी हो सकते हो, या फिर अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम है उसका शिकार। मेडेलाइन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के काफी सारे साइंस दिखाती है, जो कि जंगल में गोल दायरे में लगाए गए थे। वो ये भी बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर आ भी
जाते हैं तो यहाँ से वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। आगे से तुम्हें ये कभी भी नजर आए तो इन्हें तुम कभी इग्नोर मत करना। तभी मीना उसको पूछती है कि ये सब किसने बनाया है। तब मैडलाइन उसे जवाब देती है कि ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। अभी रात हो चुकी है, ये सभी लोग वापस अपने घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात को वो वॉचर्स इन्हें देखने को आते हैं। तभी एक लड़की डांस करती है क्योंकि ऐसा देखना उन वॉचर्स को पसंद था और इन चारों को वॉचर्स के सामने खड़े ही रहना पड़ता था और गलती से भी उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। रात को इनको वॉचर्स का मसला तो था ही, लेकिन दिन में भी इन्हें कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता था। ये जंगल से कुछ न कुछ दिन में हंट कर कर लाया करते थे जिस चीज से इनका गुजारा हो सके। अगले दिन जंगल में खाना इकट्ठा करने को जाते हैं। तभी मीना सवाल करती है कि आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या है। गीता बताती है कि मुझे भी कुछ खास पता नहीं है, लेकिन मैडलाइन एक थ्योरी बताती है। उसके मुताबिक ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं और अगर गलती से हमने इन वॉचर्स को देख लिया तो फिर हम पागल हो जाएंगे। तभी वो मीना को एक गड्ढा दिखाती है और कहती है कि ऐसे बहुत सारे गड्ढे पूरे जंगल में मौजूद है। दिन के वक्त ये सारे के सारे वॉचर्स इन्हीं गड्ढों में रहते हैं। कियारा बताती है कि उन्हें यहाँ पर फंसे हुए 6 महीने हो चुके हैं। कियारा का हस्बैंड जो कल से रास्ता ढूंढने के लिए निकला है, कियारा को उम्मीद है कि जरूर वो रास्ता ढूंढकर वापिस आएगा और फिर हम सब यहाँ से निकल पाएंगे। तभी हमें मालूम होता है कि शुरू में दिखाया हुआ वो आदमी कियारा का हस्बैंड था। तभी घर की तरफ वापिस आने के बाद मैडला रात को कभी भी घर का दरवाजा नहीं खोलना है। दूसरा, रात को वो कभी भी आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी। तीसरा, दिन के वक्त कभी भी उन खड्डों के पास नहीं जाएगी। जितना हो सके उतना रोशनी के पास ही रहेगी। अब इस रात मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए मिरर के पास वो अपना कान लगाकर आवाजें सुनने की यहाँ पर जाया नहीं करना चाहती थी। इसके लिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी करते रहती है। इसलिए वो डैनियल से पूछती है कि आज तक तुमने किसी मॉन्स्टर को देखा है। डैनियल कहता है ना। तभी मीना कहती है कि ये सब मैडलाइन की बनाई हुई कहानियां हैं, वो हमें फंसा रही है। हमने जंगल में अच्छे से पता करना चाहिए, शायद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हमें मिल जाए। मीना डैनियल को समझाती है कि हमने उस खड्डे के अंदर जाके देखना चाहिए, शायद वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हमें मिल जाए। अब डैनियल खुद यहाँ से निकलना चाहता है, इसके लिए वो मीना की बात मान जाता है। मीना उस खड्डे में रस्सी के सहारे उतरने लगती है। दूसरा सिरा डैनियल ने पकड़ा हुआ था। वो कहती है कि अगर कुछ भी हो तो मुझे फटाक से बाहर की ओर खींच लेना। मीना जल्दी उस गड्ढे के अंदर नीचे पहुंच जाती है, जहाँ पर उसको बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। वो सारा सामान इकट्ठा करने लगती है। उसे लगता है कि जरूर वो इंसान जो जंगल में फंसे हुए होंगे उनका ये सामान होगा। रस्सी के सहारे डैनियल उस सामान को बाहर निकाल लेता है, लेकिन मीना उस गड्ढे से बाहर निकले उससे पहले उसे किसी की उंगलियां नजर आती है। मीना ठीक से तो नहीं देख पाई कि वो क्या चीज थी, लेकिन वो डर जाती है और फटाक से वहां से ऊपर आ जाती है और वो दोनों भागकर सामान लेकर घर पर वापस आ जाते हैं। तभी मैडलाइन पूछती है कि ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला। मीना झूठ बोल देती है और कहती है कि ये सामान हमें जंगल से मिला है, मगर मैडलाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा बीत चुका था। वो ये अच्छे से जानती थी कि ऐसा सामान उसको मिल सकता है तो उस खड्डे के अंदर से ही मिल सकता है। तभी वो पूछती है कि बताओ मीना, तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा। लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती है। इस गड्ढे से उन्हें कैमरा भी मिला था, तो डैनियल उस कैमरे को सीसीटीवी के तौर पर घर के बाहर लगा देता है ताकि वो लोग वॉचर्स को देख पाए। मैडलाइन उन्हें समझाती है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन ये लोग उसकी कुछ नहीं सुनते हैं। अब वो वॉचर्स का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वॉचर्स नहीं आते हैं। लेकिन इनके साथ आज कुछ अजीब हो जाता है। इनका दरवाजा खटखटाया जाता है और जब वो कैमरे से देखते हैं तो उन्हें वहां पर इंसानी टांगे नजर आती है। जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन उसे मैडलाइन रोक देती है। वो कहती है कि तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती क्योंकि मैं जानती हूँ बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। लेकिन कियारा इसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। तभी मैडलाइन कहती है कि तुम इसका पता होना चाहिए था, लेकिन बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब देते हैं। वॉचर सब गुस्से में आ जाते हैं। बाहर लगा हुआ मिरर भी वो तोड़ने वाले थे। तभी ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसा करने से उनका गुस्सा शांत होता है, वो शीशा तोड़ना बंद कर देते हैं। अब आज इनके साथ बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है, इसीलिए मीना और डैनियल डिसाइड करते हैं कि मैडलाइन को सब कुछ सच बता देंगे कि वो गड्ढे में गए थे और वहां से सामान लाया था। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने एक रूल तोड़ दिया था। मैडलाइन वापिस ना भी इनके साथ यहीं पर रहने वाली थी। वक्त गुजरते गया, मौसम भी बदल रहा था, सर्दियां आ चुकी थी और अभी तक ये सभी लोग यहीं पर फंसे हुए थे, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया था और उसको पूरा यकीन था कि एक न एक दिन वो नक्शा पूरा करके ही मानेगी। अब सर्दियों की वजह से इनको खाना भी पूरी तरीके से नहीं मिल रहा था।
और खाना ना मिलने की वजह से इनकी दिमागी हालत खराब हो जाता है और गुस्से में मैडेलिन के साथ साथ टीना को भी बाहर छोड़ देता है और कियारा को अंदर ले जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। मैडेलिन और मीना बहुत दरवाजा खटखटाती है क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला था। ये बहुत ही विनती करती है कि दरवाजा खोल दो प्लीज, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता है। अब अंधेरा हो चुका था और मजबूरन इन्हें एक घनी जगह पे जाकर छुपना पड़ा। तभी इन्हें वॉचर्स की आने की आहटें सुनाई देने लगी और अब मीना और हम ऑडियंस को एक बार इन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग ग्रे, लंबे लंबे और खतरनाक थे। ये अपने अपने गढ़ों से निकलकर सेफ हाउस की तरफ इंसानों को देखने के लिए जाते हैं और देखते ही वो समझ जाते हैं कि मीना और मैडेलाइन वहां पर नहीं है, तो उनको खाने के लिए वो जंगल में उनको ढूंढने लगते हैं। उनके वहां से हटने के बाद मीना और मैडेलाइन को फिर से मौका मिल जाता है घर के अंदर जाने के लिए। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं और आखिर में डैनियल दरवाजा खोल ही देता है। ये लोग घबरा जाते हैं क्योंकि इन्होंने अभी उन वॉचर्स को देख लिया था। तभी मैडेलिन कहती है कि मैंने तुम लोगों को झूठ बोला था कि मैं यहाँ पर फंस गई थी। दरअसल मैं इन्हीं क्रिएचर्स की तलाश में यहाँ पर आई थी क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि ये सारी क्रिएचर परियां हैं, फेरियां हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर इनको देखा तो मुझे पता चल गया कि ये तो परियां नहीं है, ये मॉन्स्टर गिनी राक्षस है और साथ ही साथ ये काफी अक्लमंद भी है। ये लोग अपना भेष भी बदल सकते हैं क्योंकि मैंने जिसे देखा था उसने हूबहू मेरी तरह मेरी कॉपी की हुई थी, बस उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अंदर की तरफ थी। मैंने इनकी इन हरकतों से अंदाजा लगाया है कि वो हमारा जैसा बनने के लिए हमसे रोज कुछ न कुछ सीखते हैं और यही वजह है कि वो हर रोज आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं और जो काम हम करते हैं वैसा ही काम ये लोग करने लग जाते हैं। तभी दरवाजे पे कोई जोर से खटखटाता है और एक वॉचर इन्हीं की तरह बात कर रही है और अगर वो दरवाजा ना भी खोलते हैं तो उनमें इतनी ताकत है कि वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकते हैं। अभी इन लोगों को यहाँ छुपना बहुत जरूरी हो जाता है। तभी उनकी नजर फर्श पर पड़ती है। वो फर्श थोड़ा सा ऊपर नीचे था। कारपेट उठाकर देखते हैं तो वहां पर नीचे एक बंकर था। वो बिना वक्त जाया करके उस बंकर को खोल देते हैं और फटाफट उसके अंदर चले जाते हैं और बंकर बंद कर लेते हैं। ये लोग अचंभित थे कि ये बंकर इतने वक्त से यहाँ पर है और इन्हें पता भी नहीं चला क्योंकि उस बंकर में बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। हजारों दिन का खाना अवेलेबल था, टीवी, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी जरूरत की चीजें वहाँ पर मौजूद थी। अब मीना ये जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई, इसलिए वो कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। अब इसमें इंटरनेट तो नहीं था लेकिन बहुत सारा डाटा इसमें सेव किया हुआ था पहले से। उन फुटेजेस को देखने पर इनको पता चलता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। ये वो प्रोफेसर थे और इस प्रोफेसर को उन क्रिएचर्स के बारे में सब कुछ पता था क्योंकि ये प्रोफेसर इन पर रिसर्च कर चुका था और इसीलिए उसने ये बंकर बनाया हुआ था। रिसर्च के दौरान पैसों का लालच देकर वो इंसानों को यहाँ पर लेकर आता था और रात के वक्त उन्हें ऊपर छोड़कर खुद यहाँ पर नीचे बंकर में आकर छुप जाता था और फिर वो मॉन्स्टर उन इंसानों को खा जाया करते थे। ये रिसर्च के दौरान डॉक्टर बताते हैं कि ये क्रिएचर कोई मॉन्स्टर नहीं थे बल्कि असल में ये पहले फेरिस थी जो कि इंसानों के साथ रहा करती थी। फिर इंसानों ने उन्हें धोखा दिया और इन्हें यहाँ जंगलों में फंसा कर वो यहाँ से निकल गए। जंगल में ज्यादा वक्त रहने की वजह से इनका जादू और इनके पर चले गए। आगे डॉक्टर मार्टिन ये बताते हैं कि सारी रिसर्च के दौरान उन्हें एक अच्छी फेरी मिली थी। वो अच्छी होने की वजह से दिन में भी वो उन गढ़ों से बाहर आ सकती थी। अब उसे डॉक्टर मार्टिन ने मारा नहीं, डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ पर लेकर आए। वो फेरी डॉक्टर मार्टिन के साथ रहकर सब कुछ सीख गई लेकिन थोड़े दिनों के बाद इन दोनों के बीच में बुरी लड़ाई हो गई। अब इस कंप्यूटर में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल थी और हर वीडियो में उन्होंने कुछ न कुछ बता के रखा हुआ था लेकिन मीना जानना चाहती थी कि सबसे लास्ट में आखिर में क्या होता है, इसलिए वो लास्ट वीडियो पर क्लिक करती है। इसमें वो देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाले होते हैं लेकिन वीडियो एंड होने से पहले वो यहाँ से निकलने का रास्ता बता देते हैं। वो उन्हें एक हिंट देते हैं कि जिस डायरेक्शन में शाम को परिंदे भागते हैं उस डायरेक्शन में जाने से इंसान बच सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो में उसने ये भी कहा था कि अगर बचने में कोई कामयाब हो जाता है तो यूनिवर्सिटी जाकर मेरी सारी रिसर्च डिलीट कर देना क्योंकि कुछ राज राज ही रहने चाहिए। मैंने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं वो दुनिया नहीं बना सका जिसका मैंने ख्वाब देखा था। मैं इंसानों और फेरिस को एक साथ नहीं रख पाया। आज रात ये सभी जश्न करते हैं क्योंकि इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था। सुबह होते ही बंकर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उन वॉचर्स ने इनका सेफ हाउस पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब ये लोग जंगल से बाहर निकलने के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। जिन परिंदों के बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वो तो शाम में उड़ने वाले थे और इन्हें शाम होने से पहले ही जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरेट को आजाद कर देती है।
और जिस डायरेक्शन में वो पैरेट उड़ते रहता है उसी डायरेक्शन में वो चलने लगते हैं। चलते हुए उन्हें रास्ते में एक कब्र मिलती है। तभी मैडेलाइन बताती है कि एक वक्त ऐसा था जब ये लोग इंसानों के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बुरा किया, इनको धोखा दिया। इंसानों ने इन्हें यहाँ जंगल में छोड़कर वो यहाँ से चले गए और बीतते वक्त की वजह से इन्होंने अपनी जादू और अपने परों को इन्होंने खो दिया। इसी वजह से वो इन जंगलों से बाहर नहीं जा सकते। ऐसे ही भागते भागते ये लोग जंगल से नदी के पास पहुंच गए। शाम होने लगी थी। वो वॉचर्स, वो फेरीज उन खड्डों से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि वो डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते, उन्हें उनका साथी जॉन मिल जाता है। वो जख्मी हालत में था। डैनियल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तब तक ये लोग अपनी बोट में बैठ जाते हैं और इससे पहले कि डैनियल वापिस आता, ये लोग देखते हैं कि डैनियल जिसकी मदद करने गया था वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो फेरी है, जिसने रूप बदल कर जॉन का रूप लिया था और इनकी आंखों के सामने अब उसने डैनियल का रूप ले लिया था। उस फेरी ने डैनियल के माथे पर एक निशान बनाते हुए उसको मार डाला। ये लोग डैनियल के लिए कुछ नहीं कर पाए। इन्हें ये बात मालूम होती है कि फेरीज ये नदी को पार नहीं कर सकती। और फाइनली वो जंगल से निकलकर नदी को पार करके वो शहर पहुंच जाते हैं। अब आगे दिखाया जाता है कि मीना यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है डॉक्टर के कहने के मुताबिक, और उनका सारा हिस्ट्री डाटा वो मिटा रही थी। और जब वो उनका रिसर्च डाटा डिलीट कर रही थी तब उसे और एक बात पता चलती है कि हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहा करती थी। तब इंसानों की फेरीज के साथ शादी भी हो जाया करती थी और उनके बच्चे भी होते थे। उन्हें हाइब्रिड्स कहा जाता था। मीना को एक बात ये भी पता चलती है कि वहाँ मैडेलाइन जो उन्हें मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि वो प्रोफेसर की वाइफ ही थी। अब वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैडेलाइन ने उन्हें ये बातें क्यों नहीं बताई। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए वो कियारा के पास आती है और वो कहती है कि जिस मैडेलाइन से हम जंगल में मिले थे वो असल में प्रोफेसर की वाइफ थी और उसने हमें वो बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो कोई इंसान नहीं थी, वो भेस बदलने वाली फेरी ही थी। वो ये भी कहती है कि काफी सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ लंग कैंसर की वजह से मर चुकी थी। प्रोफेसर उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और प्रोफेसर उनके साथ ही रहना चाहते थे। और जब प्रोफेसर को फेरीज के बारे में भेस बदलने की बात पता चली तो उन्होंने फेरी को उनकी वाइफ की फोटो दिखा के मैडेलाइन जैसा बना दिया। अब जब मीना ये बातें बता ही रही थी तो उसको पता चलता है कि वो ये सारी बातें किया को नहीं बल्कि मैडेलाइन को ही बता रही थी, जिसने इस वक्त कियारा का फेस बदला हुआ था। जैसे कियारा यहाँ पहुँचती है तो मैडेलाइन उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद वो आगे मीना पर, हम इंसान और आदि फेरी हो, तुम हाइब्रिड हो, इसीलिए तुम इंसान और फेरिस के साथ भी रह सकती हो और यही वजह है कि इसी वजह से तुम जंगल से बाहर निकल पाई। मीना के उसका ये सारा सच बताने की वजह से उसका जादू और उसके फेदर वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो मीना को छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। कहानी अब कुछ हफ्तों के बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर मीना अपनी बहन के पास गई होती है और ये सारे वाक़या के बाद वो काफ़ी डरी हुई थी। अब वो अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। तब उसने बताया कि वो फेरी आज भी अभी भी मेरा पीछा करती है। तब उसकी बहन उसे कहती है कि तुम डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहानी के आखिर में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि ठीक मीना के घर के नीचे ही थी। ये कोई और नहीं थी बल्कि ये वही फेरी थी मैडेलाइन, जो कि अब इंसानों की दुनिया में इस बच्ची के रूप में रह रही है। इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।